को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी। नमस्कार भाइयों और बहनों। बिल्कुल घबराइए मत, नहीं मैंने भाइयों और बहनों कहा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल वीडियो होने वाला है। आज को जो वीडियो होने वाला है वो जिस टॉपिक पर वीडियो है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है, आज की डेट में भारत में चर्चा का विषय है। और यकीन मानिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी चर्चा में ये टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉलर वर्सेस रुपी के बारे में, रुपए के गिरते हुए मूल्य के बारे में। बाजार में जिस तरीके से जो है चारों तरफ आवाज़ है, चारों तरफ चर्चा है कि रुपया जो है अपने अब तक के इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये डॉलर वर्सेस रुपया कौन सी बला है, ये कैसे होता है, किस तरीके से रुपया कमज़ोर होता है, इसके पीछे के कारण क्या है। और यकीन मानिए पूरा का पूरा वीडियो फाइनेंशियल वीडियो होने वाला है, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल वीडियो नहीं होने वाला है। तो इसमें मैं एक एक चीज़ आपके सामने डिकोड करूंगा कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से रुपया जो है पूरी तरीके से जो है बुरी तरीके से गिरता चला जा रहा है, लगातार गिरता चला जा रहा है। 70 रुपए से लेके अब जो है रुपया करीब करीब 83 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप एक बेहतरीन इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे लास्ट में जो लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे उनके साथ एक बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी होगा। और वो बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस बात पर होगा कि भाई हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या सच में रुपया गिर रहा है, या वित्त मंत्री ने जो बात कही है कि भैया जिस पर आजकल बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि भाई रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले वीडियो को पूरी तरीके से जो है समझें डॉलर और रुपए के बारे में और वीडियो को आगे बढ़ाएं। ये समझ लेते हैं कि आज के इस पूरे वीडियो अंक के खत्म होने के बाद हम एग्जैक्ट में क्या सीख पाएंगे, क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डॉलर वर्सेस रुपी। ये डॉलर वर्सेस रुपी होता क्या है, ये किस बला का नाम है, ये कैसे काम करता है, इसका पूरा तरीका क्या है, ये कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे डॉलर वर्सेस रुपीस क्या है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डॉलर वर्सेस रुपी जो है, ये वैल्यू जो है, ये भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से इंपैक्ट करती है, किस तरीके से नफा या नुकसान करती है, उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर रुपया वाकई में कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है तो वो रुपए के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है। ये जो तो इतना वेरिएशन आ रहा है और लगातार रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में गिरती चली जा रही है, तो उसके क्या क्या कारण है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में जैसा कि मैंने कहा है बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में हम जो है भारत का सबसे हॉट टॉपिक जिसके बारे में और जो स्टेटमेंट हमारी वित्त मंत्री ने दिया हुआ है और जिसपे बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, तो भैया वो सही है या गलत वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, या हमारा रुपया रसातल को छू रहा है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डॉलर वर्सेस रुपीस। तो भैया डॉलर वर्सेस रुपीस क्या है, ये किसे कहते हैं। तो दोस्तों डॉलर वर्सेस रुपीस कुछ भी नहीं है, ये एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है या आप कभी इसको समझना चाहते हैं कि भाई डॉलर वर्सेस रुपी होता क्या है, तो डॉलर वर्सेस रुपी कुछ भी नहीं, ये एक्सचेंज रेट है हमारी करेंसी का, यानी हमारी करेंसी जो रुपया है उसका डॉलर के अगेंस्ट में क्या एक्सचेंज रेट है। अब इसको मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि मान लीजिए आपको 1 किलो शक्कर खरीदना है। तो जब आप 1 किलो शक्कर खरीदना है तो आज से बहुत पहले क्या हुआ करता था कि इस दुनिया में बार्टर सिस्टम चला करता था, जिसमें हम लोग कोई भी एक सामान हमको खरीदना होता था तो उसके एवज में हम कोई सामान सामने वाले को देते थे। तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती थी या जिसकी हमको कम आवश्यकता है और हमारे पास अवेलेबल है, या हम जिस चीज़ को पैदा कर रहे हैं या बना रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उस सामान के बदले वो सामान देकर हम सामने वाले से वो सामान लेते थे जिसकी हमको आवश्यकता है। तो मान लीजिए पुराने समय में अगर हमको शक्कर की आवश्यकता है और हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार होती है, तो हम सामने वाले से जब 1 किलो शक्कर लेते थे तो उसके अगेंस्ट में कुछ वैल्यू डिसाइड होती थी और उसी प्रपोर्शनेट में हम उसको 1 किलो, आधा किलो या जो उसकी वैल्यू होती होगी शक्कर के सामने गेहूं की, उस आधार पर हम उसको गेहूं दे देते थे। आगे चल के जो ट्रेड का ये जो बार्टर सिस्टम है ये कन्वर्ट हो गया करेंसी से। तो अब यहाँ पर होने ऐसे लगा कि हम जिससे जो भी सामान खरीद रहे हैं, हम किसी को कोई सामान अगर दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके एवज में जो हमें एक्सचेंज में मिलता था, बदले में मिलता था, वो एक रुपया मिलता था, एक करेंसी मिलती थी। वो करेंसी जो है धीरे धीरे चलते चलते भारत में आज की डेट में हम रुपया, जिसको हम बोलते हैं हमारी करेंसी का नाम, जो इंडियन करेंसी का नाम है रुपया है।
तो किसी भी चीज को लेने के लिए उसको एक्सचेंज करते वक्त उसकी जो वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के अगेंस्ट में जो करेंसी दी जाती है उसी वैल्यू को जो है क्या कहते हैं, उस करेंसी की वैल्यू होती है। तो आज के समय पे अगर हमको 1 किलो शक्कर खरीदना और हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि भैया 1 किलो हमको शक्कर दे दो, तो दुकानदार हमसे बोलता है कि भाई मुझे 40 रुपए चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस 1 किलो शक्कर के बदले जो शक्कर की वैल्यू है वो वैल्यू 40 रुपए हुई, तो मुझे 40 रुपए जो है दुकानदार को देने पड़ते हैं। दुकानदार हमको 1 किलो शक्कर देता है और इस 40 रुपए के ट्रांजेक्शन के बदले जो है जो एक्सचेंज हो रहा है, ये हमारा ये पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, इस 40 रुपए के एक्सचेंज वैल्यू के दम पे। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये विद इन कंट्री है, क्योंकि पूरे देश में हम जिस मार्केट प्लेस में जाकर हम और आप खरीदारी करते हैं वहां पर जो है रुपया चलता है, हर एक व्यक्ति रुपया खरीदता है, हर एक व्यक्ति जो है रुपया जो है देता है अगर कुछ चीज वो खरीद रहा है, तो उस मार्केट प्लेस में रुपया चलता है। लेकिन कंट्री के मामले में जैसे बहुत सारी चीजें जो हम खरीदते हैं तो जरूरी नहीं वो सारी की सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल हो। अब उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपसे बात करूं तो दवाइयों को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है उसमें मैक्सिमम मटेरियल जो है हमको फॉरेन से एक्सचेंज करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर दवाई बनाने वाली कोई कंपनी है या हम दवाई खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति होता है जो विदेशों से उन दवाइयों के कच्चे माल को खरीदता है इस देश में और फिर मैन्युफैक्चर करके वो दवाई के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे देशों के बीच में भी ट्रेड होता है। अब जब देशों के बीच में ट्रेड होता है तो वहां पर रुपया तो चलता नहीं है, बिकॉज हर एक कंट्री का अपना अपना जो है अपनी अपनी करेंसी है, तो उस करेंसी पे वो लोग विद इन कंट्री ट्रेड करते हैं। लेकिन दो कंट्रीज के बीच में जब किसी भी तरह का ट्रेड होता है तो उसके लिए जिस करेंसी को यूज किया जाता है वो डॉलर है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल और यूनिवर्सल करेंसी जो होती है वो यूएस डॉलर होती है। तो अगर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से किसी भी चीज का सामान इंपोर्ट करना है यानी आयात करना है, तो उसके लिए उस कंट्री की जेब में पैसा जो होना चाहिए और वो पैसा डॉलर के फॉर्म में होना चाहिए। तो जब हम मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए तो हमारी जेब में रुपया होना चाहिए, तब जाके हम वहां पर हमारी परचेजिंग पावर बनती है। वैसे ही किसी भी देश में अगर किसी भी चीज को इंपोर्ट करना है, आयात करना है या दो देशों के बीच में ट्रांजेक्शन करना है, तो जिस देश के जेब में सबसे ज्यादा डॉलर होंगे, सबसे ज्यादा रिजर्व में डॉलर होंगे, वो देश का परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। और उस डॉलर को खरीदने के लिए जब हम जितना पैसा देते हैं वो वैल्यू जो कहलाती है उसका एक्सचेंज रेट। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमको अगर $1 खरीदना है, हमें अगर कहीं से कुछ इंपोर्ट करना है तो उसका डॉलर में पेमेंट करने के लिए जब हम डॉलर खरीदने जाएंगे तो $1 के अगेंस्ट में हमको करीब करीब 83 रुपए देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं कि इसमें ये तो समझ में आ गया कि भाई डॉलर को खरीदने के लिए जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो हमारा एक्सचेंज रेट हो गया और वही डॉलर वर्सेस रुपये का वैल्यू हो गया। लेकिन ये रुपया मजबूत या कमजोर कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि आज से कुछ समय पहले तक जब 70 रुपए में डॉलर होता था और आज 83 रुपए में हो गया, तो सब बोल रहे हैं कि भैया ये तो रुपया हमारा कमजोर हुआ। तो कमजोर हुआ कैसे उसको समझते हैं। तो पहले अगर हमको $1 खरीदना होता था तो हम 70 रुपए देते थे, यानी हमारे 70 रुपए की इतनी पावर थी, इतनी मजबूती थी कि 70 रुपए से हम $1 खरीद पा रहे थे। लेकिन अब अगर हम बात करें जबकि डॉलर और रुपया जो है उसकी कीमत बढ़ चुकी है, तो अब अगर हमको $1 खरीदना है तो वो 70 रुपए हमारे काफी नहीं है, उसके अंदर इतनी मजबूती नहीं है कि वो $1 खरीद सके, बल्कि उसके एवज में हमको 83 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो जब हम 83 रुपीज देते हैं तब जाके हमको डॉलर मिलता है, यानी कि अब रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। पहले जब जिस 70 रुपए में हम $1 खरीद पा रहे थे, आज उस 70 रुपए के अंदर उतनी कुव्वत है, उतनी ताकत नहीं बची है, बल्कि उसमें हमको 13 रुपए और मिलाने पड़ते हैं। और जब 83 रुपए का एक बंच क्रिएट होता है तब जाकर जो है इतनी मजबूती आती है कि हम $1 को खरीद पाए। तो जब भी एक्सचेंज रेट में वैल्यू बढ़ती है तो डॉलर और रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है उसमें जब वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब हो रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है, और जब वो वैल्यू घटती है तो इसका मतलब ये होता है कि रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत हो रहा है। तो ओवरऑल आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि डॉलर वर्सेस रुपया का एक्सचेंज रेट है, और इसमें अगर इंक्रीज होता है तो वो रुपए की कमजोरी को दर्शाता है, और अगर उसमें जो है डेप्रिसिएशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले स्ट्रेंथन हुआ है। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, तो हम ये समझते हैं कि हाउ इट इम्पैक्ट टू आवर इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश को ये जो एक्सचेंज रेट है ये किस तरीके से प्रभावित करता है। अगर जिस तरीके से डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है रुपए के अगेंस्ट में, ये जो डॉलर और रुपये का एक्सचेंज वैल्यू है 70 रुपए से 83 रुपए तक हो गया है, यानी कि रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर हो गया है। तो ये हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से फर्क डालता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इंक्रीज इन्फ्लेशन,
ये महंगाई को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो देखो दोस्तों, एक देश के अंदर जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बहुत सारे देश के अंदर के इंटरनल फैक्टर होते हैं, देश की आंतरिक समस्याएं भी होती हैं, पॉलिसीज पैरालिसिस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है उसमें जो है हमारा जो करेंसी एक्सचेंज रेट जो होता है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, जो कि देश में महंगाई को बहुत तेजी से बढ़ाता है अगर हमारी लोकल करेंसी या हमारे देश की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूं कि देश में जिन भी चीजों का इंपोर्ट हो रहा है, जो भी चीजें हम देश पे मंगा रहे हैं, देश में पैदा नहीं हो रही हैं, हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी बेसिक आवश्यकता है तो हमको उनको देश में लाना पड़ेगा, तब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं क्रूड ऑयल। तो जो कच्चा तेल है वो कच्चे तेल से डीजल और पेट्रोल बनता है। अब अगर हमारा रुपया जब जिस वक्त हमको $1 जो है वो 70 रुपए में मिलता था, और आज अगर मैं क्रूड ऑयल की कीमत एक उदाहरण के तौर पे 70 रुपए पर बैरल मान लूं, ठीक है, तो $1 पर बैरल अगर मान लूं तो 1 बैरल खरीदने के लिए मुझे $1 देने होंगे और $1 को खरीदने के लिए मुझे 70 रुपए देने होंगे, राइट है। लेकिन ये कुछ समय पहले तक, और लेकिन अब आज की डेट में चूंकि रुपया डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर हो चुका है और अब जो है $1 खरीदने के लिए 83 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो अब मुझे $1 खरीदने के लिए 70 की जगह 83 रुपए देंगे, तब $1 आएगा और उस $1 से ले जाके जो है मैं 1 बैरल जो है क्रूड ऑयल खरीद पाऊंगा। ये मैं सारे फिगर्स एग्जांपल फॉर्म में ले रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 बैरल खरीदने के लिए पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 83 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब जब 83 रुपीज में मैं जो है क्रूड ऑयल खरीदूंगा, यानी कि पहले के मुकाबले अब क्रूड ऑयल हमें महंगा पड़ रहा है, तो उसकी जब प्रोसेसिंग होने के बाद डीजल और पेट्रोल में वो कन्वर्ट होगा तो पहले से महंगा होगा, और जब वो पहले से महंगा होगा तो आपको भी पता है कि आज की डेट में हम अपने घर में दूध, चावल, इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, कोई भी चीज जो हम हमारे आसपास हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के विभिन्न कोनों में जो है वो बनती है, वहां पर उसकी पैदावार होती है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और वो एक बड़ी कॉस्ट होती है। तो अगर डीजल और पेट्रोल का रेट महंगा हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल महंगे रेट में कर रहे हैं पहले की तुलना में, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी और उस आधार पे वो चीजें महंगी होंगी। तो जब भी रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर होता है तो उस केस में जो इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है, सबसे पहला इंपैक्ट तो पड़ता है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा जो इंपैक्ट पड़ता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये हमारी कंपनीज की और हमारे देश में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू को फॉरेन इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में जो है काफी सस्ता कर देता है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कंपनीज एंड इंस्ट्रूमेंट। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए देश जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में जो है विदेशी इन्वेस्टर्स हैं और इंडिया की इकोनॉमी में, शेयर मार्केट में या इंडियन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में जो इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए उनको रुपए की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसका वैल्यूएशन जो है वो 10,000 करोड़ का है और उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो उसमें जो है 1-2% या 10% शेयर खरीदना चाह रहा है, तो उसका वैल्यूएशन, उस शेयर की वैल्यू हो गई 1,000 करोड़ रुपए। अब 1,000 करोड़ रुपए उसको लेने के लिए उसको सबसे पहले 1,000 करोड़ रुपए खरीदने पड़ेंगे और उस रुपए को खरीदने के लिए उसको डॉलर देना पड़ेगा। तो जब वो इंडिया में वो डॉलर देगा तो पहले $1 के अगेंस्ट में उसको 70 रुपए मिला करते थे, अब उसको $1 के अगेंस्ट में 84 रुपए मिलेंगे। यानी कि अब उसको पहले अगर उसको 1,000 करोड़ रुपए खरीदने थे इंडिया में तो उसके लिए उसको जो डॉलर देने पड़ते थे उसकी तुलना में आज उसको कम डॉलर देने पड़ेंगे। यानी कि कंपैरेटिवली उस कंपनी के 10% शेयर तो बिक जाएंगे, लेकिन उसको रियलाइजेशन में जो डॉलर मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। तो कुल मिला के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, जो इंडिया की कंपनीज में या इकोनॉमी में या यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड, एफडीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उनको जो है हमारा रुपया काफी सस्ती कीमत में मिलेगा और उन्हें $1 के अगेंस्ट में ज्यादा रुपया मिल जाएगा। तो जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो कम डॉलर खर्च करके जो है कंपनीज के ज्यादा शेयर आसानी से परचेज कर पाएंगे। तीसरा जो नुकसान होता है वो होता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफी तेजी से रिड्यूस हो जाता है, जिससे देश की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जब कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो हम जिस मार्केट प्लेस में देश के अंदर जाते हैं वहां पे रुपया चलता है, लेकिन जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं तो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से सामान खरीदने के लिए उनकी जेब में जो होना चाहिए वो डॉलर होना चाहिए। तो अगर आपकी जेब में डॉलर कम होगा, किसी देश के फॉरेक्स रिजर्व में अगर डॉलर कम होगा तो उससे होगा ये कि उसकी दूसरे देशों से चीजों को खरीदने की या इंपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो काफी कम हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में होता ये है
कि जब रुपया जो है क्या कहते हैं बुरी तरीके से कमजोर हो रहा होता है, पिट रहा होता है, तो हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमको ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, ठीक है। और जब फॉरेन से जो कोई हमारे इंडिया में FII या FDI आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो डॉलर का रियलाइजेशन होता है वो काफी कम होता है, चूंकि उनको $1 के अगेंस्ट में पहले से ज्यादा रुपया मिल रहा होता है। तो किसी कंपनी को खरीदने के लिए जितने रुपए चाहिए उसके लिए उनको कम डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना होता है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि भाई चूंकि इंपोर्ट तो लगातार करना है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जो इंडियन कंपनी जो फॉरेन से माल मंगा रही हैं, उनको ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि डॉलर की कीमत काफी तेजी से बढ़ जाती है रुपए को बेचकर। तो ऐसी कंडीशन में होता यह है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत तेजी से घटते चले जाते हैं और देश का जो इंपोर्ट करने का जो परचेजिंग पावर होता है वो काफी कम हो जाता है। वीकनिंग द ग्रोथ, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ ना, अगर वहां का लोकल रुपया कमजोर हो रहा है, उसकी जो करेंसी है वो करेंसी अगर कमजोर हो रही है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और रुकने के पीछे जो ये पॉइंट्स है कि भाई महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है, कंपनीज के वैल्यूएशंस डाउन हो जाते हैं, कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में जो है आपको कम डॉलर मिलते हैं, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी भी देश की GDP के ग्रोथ पैमाने को ना काफी कुछ डाउन कर देती है और उस तरीके से उसकी GDP पे काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आपका रुपया किसी भी तरीके से, हमारा रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो वो हमारे जो इकोनॉमी है उसको काफी एडवर्स तरीके से जो है इंपैक्ट करता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि भैया डॉलर वर्सेस रुपया होता कैसे है, ये हमारी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि भैया इंडियन रुपीस जो है जो कमजोर हो रही है लगातार डॉलर के अगेंस्ट में, पहले 70 थी अब 83 हो गई, उसके पहले 65 हुआ करती थी। तो उसके कारण क्या है, लगातार इंडियन रुपीस जो है गिरती चली जा रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या उसके पीछे रीजन ये है कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है? क्या वो पुअर गवर्नेंस कर रही है, अच्छे से सरकार को चला नहीं रही है, उसके नीतिगत फैसले खराब हैं, या कोई दूसरे फैक्टर हैं जिसकी वजह से भारत का रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है? तो देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो देखो दोस्त, किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए खाने में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, वो हमको बिल्कुल जरूरी होते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर हमको हमारे शरीर को हमको तंदुरुस्त रखना है तो हमको वो फूड, वो विटामिन, वो प्रोटीन्स जो है उसका मेंटेनेंस बना के रखना ही रखना पड़ेगा। जैसे पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही किसी भी देश की ग्रोथ के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, भले वो उस देश के अंदर पैदा हो या ना हो, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाने का यातायात, साथ ही साथ बहुत सारी फैक्ट्री जो होती है उनकी मशीनरीज को चलाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, और क्रूड ऑयल उनमें से एक है। जब तक कच्चा तेल किसी भी देश में चाहे पैदा हो या ना हो, अगर नहीं हो रहा है वहां पर वो खनिज के तौर पे अवेलेबल नहीं है, तो उनको दूसरे देशों से उसको इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, तभी उनके देश की फैक्ट्रियां, उन देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आसानी से चलेगा। कम से कम आज तो यही कंडीशन है। भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल या बाकी चीजों के आ जाने के बाद क्या सिचुएशन बनती है वो एक अलग बात है, बट आज की डेट में क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब लगातार बढ़ती रहती हैं, उस कंडीशन में होता यह है कि डॉलर की डिमांड काफी आ जाती है। कारण ये है कि हम क्रूड ऑयल जो परचेस करते हैं उसके लिए हमको डॉलर की आवश्यकता होती है, और हमको अपना रुपया बेचना पड़ता है, तब जाके हमको डॉलर मिलता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं, तो पहले अगर 100 रुपीज में एक बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा था, तो हमें $100 की आवश्यकता होती है एक बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। अगर उसका रेट बढ़ के 136 रुपए बैरल हो जाए, तो हमको $136 की आवश्यकता होगी। और डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पर चालू हो जाता है। हमको ज्यादा डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी तो डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, और ज्यादा डिमांड होगी तो उसका प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज को जो है उस डॉलर की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के जो है, जब डॉलर की डिमांड, क्रूड ऑयल बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो बट ऑब्वियस है देश की करेंसी जो है उसके अगेंस्ट में वीक हो जाती है। जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है वो ये है कि एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी आप देख रहे होंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में लगातार जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ताइवान और चाइना के बीच में भी टेंशन्स लगातार बनी हुई है। तो जब जो जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है दुनिया की अनेक कंट्रीज के बीच में, जब स्टेबिलिटी जो है वो डगमगाती है, इनस्टेबल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है और टेंशन्स क्रिएट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि रसिया और यूक्रेन में जब ये क्राइसिस चालू हुई,
तो बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा लगा, छोटी कंट्रीज और बड़ी कंट्रीज को भी, कि ये टेंशन आगे बढ़ सकती है। और ऐसी सिचुएशन में जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, ताकि अगर कल को अगर ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है, दुनिया युद्ध की चपेट में अगर आती है, तो उस केस में कम से कम उनके पास इतने मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व हो कि किसी भी तरह की एडवर्स कंटीजेंसी से वो लड़ सके। तो ऐसी इनस्टेबल सिचुएशन में हर एक व्यक्ति, जैसे हम लोग अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ रही है तो हम सोचते हैं हमारी सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा रहे, ताकि फ्यूचर में हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अपन उसको फेस कर पाए अच्छे तरीके से। उसी तरीके से कंट्रीज भी अपने पास जो है डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और अपने पास डॉलर को जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिजर्व के तौर पे जो है सेफ रखना चाहती हैं, ताकि किसी भी तरह की एक्सटर्नल टेंशन अगर क्रिएट होती है तो कंट्री हर तरह के चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सके। तो किसी भी तरह का जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर दुनिया के किसी भी कोने में होता है तो उस केस में डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और ऐसी कंडीशन में जो है हमको अपना रुपया बेचना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा डॉलर अपने पास रखने होते हैं, और बहुत सारे मेजर्स ऐसे होते हैं। तो उस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाते हैं और हमारा जो करेंसी है उसकी प्राइसेस जो है डाउन हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम और है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अभी फ्लाइट ऑफ कैपिटल क्या फैक्टर होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट उसमें से एक मेजर फैक्टर जो आज के समय में रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रुपया जो है लगातार कमजोर होता जा रहा है। और ये एक रीजन है जिस रीजन के बेसिस पे हम कुछ हद तक हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो है उनके उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा तो सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बट वो सिर्फ इस पॉइंट के आधार पर। तो वो पॉइंट फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ये क्या होता है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कितने फैक्टर है। बस एक फैक्टर मैं आपको बताता हूं कि यूएस में अगर मार्च के आसपास चले जाइए तो उस वक्त उनका इंटरेस्ट रेट 0.25% चल रहा था, और यूएस का फेडरल रिजर्व लगातार जो है, क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से लगातार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करता चला जा रहा है, ताकि जो है उनके बैंकों के पास कर्ज महंगे हो, साथ ही साथ एफडी के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते चले जाएं। आज की डेट में यूएस इकोनॉमी में जो मार्च में 0.25% का इंटरेस्ट रेट था वो करीबन 4.25% हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो विभिन्न देशों के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि विभिन्न कंट्रियों में अपना पैसा लगाते हैं, उनकी उन कंट्रीज के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, लोग कंपनियों के बॉन्ड्स में, प्राइवेट बॉन्ड्स में, प्लस जो है उन बड़ी जो है देश की कंपनियों में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग एज एन इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि अगर यूएस इकोनॉमी में 4.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन अगर करते हैं तो उनको ये लगेगा कि दुनिया की सबसे सेफर जो करेंसी है आज की डेट में, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट वो डॉलर होता है। और अगर यूएस में ही 4.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जगह पर प्रीफर करेंगे कि यूएस में ही वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो चूंकि मार्च में 0.25% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था और आज यूएस इकोनॉमी करीब 4.25% का इंटरेस्ट रेट जो है रिटर्न दे रही है, इस वजह से बहुत सारे एफआईआई जो है डेवलपिंग कंट्रीज में जो है में अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर, वहां की लोकल करेंसी को बेचकर वहां से डॉलर जो है डॉलर में कन्वर्ट करके वो पूरा का पूरा पैसा जो है यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से हो ये रहा है कि लोकल करेंसीज, हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो वीकेनिंग हो रही है और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल एक रीजन है, और यूएस आज की डेट में ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कहते हैं जो पैसा है, जो डॉलर है, उसकी खुद की कंट्री में इन्वेस्ट हो। और इस वजह से जो है हमारे इंडियन रुपीस की भी ये हालत है कि बहुत सारे एफआईआईज और एफडीआईज जो हैं वो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस में। चौथा एक जो बहुत बड़ा रीजन है कंट्री के इंटरनल फैक्टर्स। तो बहुत जब कंट्री के कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो है वहां की करेंसी वीकन होती है। अब वो इंटरनल फैक्टर क्या है? पहला, इंक्रीज इन्फ्लेशन रेट ड्यू टू सम इंटरनल इश्यूज। तो केवल क्रूड ऑयल की वजह से नहीं, कई बार जो होता है जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के इंटरनल मीजर्स जो होते हैं या इंटरनल पॉलिसीज होते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा वेलफेयर पॉलिसीज चला देते हैं, फ्री में चीजों को दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्या कहते हैं उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो गलत चीजों टैक्सेशन पॉलिसीज होती है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कई बार इंटरनल इश्यूज होते हैं, उस इंटरनल इश्यूज की वजह से देश में महंगाई बढ़ती है, वो होता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि भैया देश में जब बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हद से ज्यादा बढ़ जाता है। एक इंटरनल इश्यू होता है कि डिक्रीज इन डिमांड, लोग चीजें खरीद ही नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो लोग जो है खर्चा बहुत कम करते हैं, पैसे बचा बचा के करते हैं या उनके पास पैसे बचते ही नहीं उस मात्रा में खर्चा करने के लिए। और इंटरनल जियोपॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल इश्यूज भी जो होते हैं कि भाई अगर देश के अंदर शांति नहीं है, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां हो रही हैं, टेंशंस हैं, जो है किसी भी तरह का जो है घर में जो खुद के घर में अगर संघर्ष चल रहा है, तो ऐसी किसी भी कंट्रीज में जहां पर जो है इंटरनल बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत
बहुत है। ऐसी किसी भी कंट्रीज में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी कंपनी जो है उस देश में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। उदाहरण के लिए अगर हम श्रीलंका की बात ले लें या पाकिस्तान की बात ले लें, तो चूंकि वहाँ पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी हुई है, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी प्रॉपर रहती नहीं है, वहाँ पर हमेशा किसी न किसी बात को लेकर टेंशन बनी रहती है, क्राइसिस चलते रहते हैं, वहाँ की बेरोजगारी दर भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में उस कंट्री में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और आज की डेट में अगर इंडिया की बात की जाए, अगर इंडियन रुपीस के कंटेस्ट में बात की जाए, तो देश में भी आज की डेट में महंगाई अगर देखा जाए तो जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा स्तर पे जो है, रिकॉर्ड स्तर पे जो है हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी है। डिमांड किसी भी चीज़ की जो है मीडियम क्लास से जो डिमांड आती थी, वो मिडिल क्लास से डिमांड बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। चाहे वो आप ऑटोमोबाइल की बात कर लें, चाहे वो आप मोबाइल की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, चाहे वो आप रियल एस्टेट की बात कर लें, तो डिमांड उस तेजी से नहीं आ रही है जिस तेजी से जो है आशंका थी। उल्टा डिमांड जो है निगेटिव चल रही है। तो इस वजह से जो है ये भी बहुत सारे रीजन है, इंटरनल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो है इंडियन रुपीस लगातार वीक होता जा रहा है। तो ये ओवरऑल रीजन थे कि भैया इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो यूएस और रसिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल और जो कंट्री के इंटरनल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन इश्यूज, कॉमन जो क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात है, आप अब तक के वीडियो में इतना तो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि डॉलर वर्सेस रुपया क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, किस तरीके से रुपया कमजोर होता है माना जाता है या मजबूत होता है माना जाता है। मैंने आपको रीजंस भी बता दिए कि भैया कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो है रुपया कमजोर होता है। मैंने आपको ये भी जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भैया इसका इंडियन इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है। इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसे कौन से दो कॉमन क्वेश्चन है जो डॉलर और वर्सेस रुपया का जब भी जो है चर्चा होती है तो वो एक कॉमन आदमी के दिमाग में आता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इज डेप्रिसिएशन इन रुपीस ओनली बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस। अगर पुअर गवर्नेंस है किसी भी देश में, सरकार अच्छी तरीके से पॉलिसीज नहीं बना रही है या जो है प्रॉपर इंटेंशन के साथ काम नहीं कर रही है और गवर्नमेंट अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, गलत नीतियां वो जो है वो और गलत मेजर्स जो है अपना रही है, तो क्या सिर्फ वही एक कारण है जिसकी वजह से रुपया गिरता है? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। एक बात तो सही है कि अगर सरकार अच्छी तरीके से जो है क्या कहते हैं सरकार नहीं चल रही है, गलत मेजर्स ले रही है, सरकार का इंटेंशन सही नहीं है या सरकार की पॉलिसीज खराब है, तो उससे उस देश की करेंसी जो है कमजोर होगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन इसके साथ साथ कई बार बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कि कई कंट्रीज की सरकारें बहुत अच्छी जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ चल रही होती है, बट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लाइट ऑफ कैपिटल, क्रूड ऑयल की प्राइसेस का जो है तेजी से बढ़ जाना। आज की डेट में यूएस अपना खुद का इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऐसे होते हैं। तो देश में भले पॉलिसीज बहुत अच्छी सरकार लेकर चल रही है, बट बहुत सारे एक्सटर्नल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है देश की करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो अगर देश की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इसका सीधा मतलब ये नहीं होता कि सरकार जो है वो बहुत उनकी पॉलिसीज जो है काफी खराब है, वो एक रीजन है, बट कई बार बहुत सारे एक्सटर्नल रीजन की वजह से भी देश की करेंसी जो है डेप्रिशिएट होती है। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इज एप्रिसिएशन डॉलर प्राइसेस गुड फॉर इंडिया। तो भाई आजकल आपने देखा होगा कि बहुत कई नामी गिरामी एंकर्स ने ये बताने की कोशिश की कि भैया अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो वो देश के लिए काफी फायदेमंद है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने गिराने की कोशिश की। तो दोस्तों किसी भी सिचुएशन में इन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर देश की करेंसी या रुपया कमजोर हो रहा है तो देश के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अगर एक आध दो क्षेत्रों में अगर वो दिखता भी है, एक्सपोर्ट या कई क्षेत्रों में दिखता भी है, थोड़ा बहुत फायदेमंद है, तो जितना वो प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा इकोनॉमी के दूसरे हिस्सों को उससे कई गुना ज्यादा वो नुकसान करता है। तो इसी वजह से अगर कोई आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रुपया कमजोर होने से जो है वो देश के लिए काफी अच्छा होता है, तो वो किसी गलत इंटेंशन या किसी गलत एजेंडा को लेकर चल रहा है और वो आपके दिमाग में चीज बैठाना चाहता है कि अगर डॉलर के अगेंस्ट में रुपया कमजोर है तो फायदे का सौदा है। सच्चाई ये है कि डॉलर के अगेंस्ट में अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो कभी भी इस देश के लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकता। अंत में जो मैंने आपसे बोला, आप में से जितने लोग जो है इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो मैं उनको बोनस पॉइंट डिस्कशन के तौर पे जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया जो हमारी वित्त मंत्री ने कहा है, और ये इतना हॉट हो गया कि इसके ऊपर इतने मीम्स बन चुके हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भैया हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, हम तो बड़ा अच्छा चल रहे हैं, लेकिन जो है डॉलर मजबूत हो रहा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस डॉलर इज स्ट्रेथनिंग और इंडियन रुपीज इज डेप्रिशिएटिंग। क्या सच है ये बात
कि भैया डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये बात सच है कि दुनिया की बहुत सारी जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की तुलना में इस बार जो है रुपए में जिस तरह की गिरावट आई है, दूसरी कंट्रीज़ की करेंसीज की तुलना में रुपए में गिरावट उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं आई है जो कि 2014 के पहले हुई थी। और ये बात भी सही है कि आज की डेट में यूएस इकोनॉमी जो है वो पहले मार्च में मार्च में 0.25% के इंटरेस्ट रेट पे चल रही थी, आज की डेट में 4.25% के इंटरेस्ट रेट में। तो वहाँ पर एफआईआईज और एफडीआईज को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इस वजह से जो है कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ से लोग अपना इन्वेस्टमेंट खींचकर जो है यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है। ये बात भी अपनी जगह पर सही है कि भैया जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पे लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। तो कुल मिला के अगर माना जाए कि यूएस अपने डॉलर को मजबूत कर रहा है, तो यस, यूएस आज की डेट में जो फेडरल बैंक है यूएस का, वो लगातार अपने डॉलर की मजबूती को जो है इंक्रीज करने पे लगा हुआ है। तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये बोला जाए तो हाँ, ये बात सही है कि रुपया जो है उतनी तेजी से कमजोर नहीं हो रहा जितनी तेजी से डॉलर मजबूत हो रहा है। तो वो स्टेटमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सही है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजें ये भी हैं कि देश में आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट काफी रिकॉर्ड लेवल पर है, इन्फ्लेशन जो है रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ा हुआ है, इनपुट कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो इंडियन इकोनॉमी के लिए है कि यहाँ पर मिडिल क्लास से डिमांड जिस तरीके से निकलनी चाहिए, वो डिमांड काफी तेजी से डाउन है। वो डिमांड कहीं से कहीं तक निकल नहीं रही है, लोगों के जेब में पैसे है नहीं। तो सिर्फ ये कह देना कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया उस कंपेयर में कमजोर नहीं हुआ है, तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि डॉलर इतनी तेजी से मजबूत हो चुका है कि रुपए की कमजोरी उसके अगेंस्ट में आप शायद उसको कुछ हद तक छिपा लो। लेकिन इंटरनल इश्यूज ऐसे हैं कि जिस वक्त यूएस जो है, यूएस का फेड रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को घटाएगा, तो बाकी कंट्रीज जिनका इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में रेट काफी तेजी से गिरा हुआ है, वो बहुत तेजी से रिकवर करेंगी। हो सकता है इंडिया के अंदर इतना ज्यादा अभी इंटरनल इश्यूज हैं कि ये माइट भी पॉसिबल है कि हमारी इकोनॉमी या हमारा रेट उतनी तेजी से जो है इंप्रूव ना हो। तो फैक्टर दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। अब कौन सा कितना सही है, क्या नहीं है, ये आप बताएं, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में जो है मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सरल भाषा में, बिना लाग लपेट के, सीधा सीधा कि भैया डॉलर वर्सेस रुपया होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन इकोनॉमी में, इसके क्या कारण है रुपए के गिरने के। और ये जो लास्ट का जो बोनस पॉइंट डिस्कशन है कि भैया क्या सच में डॉलर मजबूत हो रहा है, तो हाँ भैया डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन हाँ इंडियन रुपीस भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। और आगे अगर इंडिया के जो अंदर इंटरनल चैलेंजेस हैं उसमें अगर हमने इंप्रूवमेंट नहीं की, तो ये पॉसिबल है कि जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो तो हम शायद उस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है या रुपए को जो उस वक्त स्ट्रेंथन होना है, शायद हम उस वक्त हमारी कमजोरी ज्यादा दिखे। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मेरे चैनल पे बहुत सारे और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हैं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन और इकोनॉमिक्स नॉलेज को जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।